आज हम कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस का लास्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम इसके 2 लेक्चर्स देख चुके हैं। देखते हैं कि आज हम कौन कौन सी चीज़ें रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम बात करने लगे हैं कपल की। जैसे आम जिंदगी में आप देखते हैं इंसानों के जो कपल्स होते हैं, मियाँ अगर मशरिक़ की तरफ जा रहा हो तो बेगम मगरिब की तरफ जा रही होती है। इस तरह से फोर्सेस के कपल में भी अगर हमारे पास 2 फोर्सेस हों, दोनों फोर्सेस पैरेलल हों और दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हो, तो हम कहते हैं वो दोनों फोर्सेस एक कपल बना रही हैं। ऐसी 2 फोर्सेस जो पैरेलल हों, जिनकी मैग्नीट्यूड सेम हो, जिनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, ऐसी 2 फोर्सेस को हम कहते हैं कि वो एक कपल बना रही हैं। 2 नॉन कोलिनियर पैरेलल फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शंस आर कॉल्ड ए कपल। अगर कोई कपल किसी रिजिड बॉडी पर एक्ट करे तो कपल उसमें ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस नहीं करता, अलबत्ता उसमें मूवमेंट या तो प्रोड्यूस करता है या प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। जब भी कपल किसी रिजिड बॉडी पर एक्ट करता है तो उसमें मूवमेंट प्रोड्यूस करता है या मूवमेंट प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। जो कपल है वो ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस नहीं करता है। जब कपल मूवमेंट प्रोड्यूस करता है, टार्क प्रोड्यूस करता है, तो उस टार्क की वैल्यू कितनी होती है। हम सीखने लगे हैं एक कपल का मूवमेंट। अगर हमारे पास एक कपल F और -F है, ये एक्ट कर रहा है रिजिड बॉडी के ऊपर, जैसे कि ये कपल आपके सामने इस रिजिड बॉडी पर एक्ट कर रहा है। ये जो कपल जिन 2 लाइंस के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है, अगर उन दोनों लाइंस के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस है वो d हो, कितना डिस्टेंस हो, d हो, तो फिर d जो है उसे हम आर्म ऑफ द कपल कहते हैं। और कपल का जो मूवमेंट है, अगर हम उसको g से डिनोट करें, वो मूवमेंट रिजिड बॉडी में किसी भी पॉइंट पर हो, चाहे हम ये अज्यूम कर लें कि ये मूवमेंट अबाउट पॉइंट O प्रोड्यूस हो रहा है या अज्यूम कर लें कि ये मूवमेंट अबाउट पॉइंट A प्रोड्यूस हो रहा है, हर सूरत में इस मूवमेंट की मैग्नीट्यूड हमेशा सेम ही होगी। और वो मूवमेंट की मैग्नीट्यूड जो है वो कितनी होगी, वो इक्वल होगी F इंटू डी के। जो फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड और जो आर्म ऑफ द कपल है इसका प्रोडक्ट, फोर्स की मैग्नीट्यूड और आर्म ऑफ द कपल के प्रोडक्ट से हमारे पास आया करेगा उस कपल के मूवमेंट का मैग्नीट्यूड। जैसे हम पहले देखते आए हैं, जब मूवमेंट प्रोड्यूस होगा तो ये रिजिड बॉडी को या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा या क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा। तो अगर हम वेक्टर मूवमेंट की बात करें तो हमारे पास जो वेक्टर मूवमेंट है वो +FD होगा या -FD होगा। जिसमें प्लस कब होगा, बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं कि पॉजिटिव उस वक्त होगा जब बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी या रोटेट होने की कोशिश करेगी। और ये मूवमेंट नेगेटिव उस वक्त होगा जब मूवमेंट क्लॉकवाइज होगा, जब बॉडी में जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होगी या प्रोड्यूस होने की कोशिश हो रही होगी। तो ये बात थी एक कपल की और कपल के मूवमेंट की। कपल ऐसी 2 फोर्सेस जिनकी मैग्नीट्यूड सेम हो, जो पैरेलल नॉन कोलिनियर लाइंस पर हों और जिनकी डायरेक्शन अपोजिट हो। अगर जिन 2 लाइंस के लॉन्ग ये फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, उन 2 लाइंस के दरमियान का डिस्टेंस d हो, तो उस d को हम आर्म ऑफ द कपल कहते हैं। और जो मूवमेंट होता है वो +FD या -FD अकॉर्डिंगली, कि अगर हमारे पास मूवमेंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव और अगर क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। नेक्स्ट बात हम ये कर रहे हैं कि इक्विवेलेंट कपल्स जो हैं वो कैसे कपल्स को कहेंगे। गेस करें, सोचें। इक्विवेलेंट कपल्स, अगर हमारे पास एक रिजिड बॉडी के ऊपर 2 कपल एक्ट कर रहे हों और उन दोनों का इफेक्ट जो है वो सेम हो। जब भी कपल किसी रिजिड बॉडी पे एक्ट करता है तो वो उसे रोटेट करवाने की कोशिश करता है। इफेक्ट सेम होने का मतलब है कि वो दोनों एक जितना मूवमेंट प्रोड्यूस करें, दोनों या तो क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करें या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करें, और दोनों या तो पॉजिटिव मूवमेंट प्रोड्यूस करें या नेगेटिव मूवमेंट प्रोड्यूस करें, और दोनों के मूवमेंट की वैल्यू जो है, जो वेक्टर मूवमेंट है, अगर वो सेम हो जाए तो हम कहेंगे वो दोनों कपल्स इक्विवेलेंट कपल्स हैं। हम 2 कपल्स को इक्विवेलेंट कपल्स कहेंगे
अगर उनका मूवमेंट जो है उसकी वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए। मिसाल के तौर पे अगर एक कपल हो जिसमें हमारे पास फोर्स की मैग्नीट्यूड 10 हो, इसका मूवमेंट आर्म जो है वो 5 हो, तो इसका जो मूवमेंट है वो या तो +50 आएगा या -50 आएगा। लेकिन अगर फर्ज करें हमारे पास एक और कपल हो जिसमें फोर्स की मैग्नीट्यूड 25 हो और जिसमें आर्म ऑफ द कपल जो है वो 2 हो, तो ऐसी सूरत में इसका जो मूवमेंट आएगा, कपल के मूवमेंट को हम जी से कॉमनली डिनोट किया करते हैं, इसका मूवमेंट भी +-50 आ सकता है। और अगर दोनों के मूवमेंट का आंसर सेम साइन के साथ आए तो हम कहेंगे ये दोनों कपल्स जो हैं ये दोनों इक्विवेलेंट कपल्स हैं। ऐसे दो कपल्स जिनका मूवमेंट सेम आए हम कहते हैं वो इक्विवेलेंट कपल्स हैं। और जैसे कि हम बहुत सारी फोर्सेस किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हों किसी एक पॉइंट के ऊपर, तो हम उन्हें एक फोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं जो फोर्स उनका रिजल्टेंट होता है। ये हम पहले देखते आए हैं। इसी तरह से अगर किसी बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा कपल्स एक्ट कर रहे हों तो क्या हम उन सारे कपल्स को किसी एक कपल से रिप्लेस कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ऐसा हम कर सकते हैं और इसको हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ कोप्लेनर कपल्स। अगर कपल्स प्लेन में हो तो उन्हें कंपोज कर सकते हैं। अगर कपल्स डिफरेंट प्लेन्स में हो, से एक कपल XY प्लेन में हो, दूसरा कपल YZ प्लेन में हो, तो फिर हम उनको कंपोज करना नहीं सीख रहे हैं। अभी हम सीख रहे हैं सारे ऐसे कपल्स को जो कोप्लेनर हैं। अगर आपके पास फर्ज करें n कोप्लेनर कपल्स हैं जिनके मोमेंट्स G1, G2 और Gn हैं, तो आप इनको एक सिंगल कपल से रिप्लेस कर सकते हैं। वो सिंगल कपल भी उसी प्लेन में होगा जिस प्लेन में बाकी सारे कपल्स हैं, और अगर उस कपल का मूवमेंट G है तो वो मूवमेंट G बाकी सारे कपल्स के मूवमेंट्स के सम के इक्वल होगा। आपके पास अगर n कोप्लेनर कपल्स हैं तो उन n कोप्लेनर कपल्स को एक सिंगल कपल से रिप्लेस किया जा सकता है। अगर उन कपल्स के मूवमेंट्स G1, G2, Gn है तो इन सारे कपल्स को जब एक सिंगल कपल से रिप्लेस करेंगे जो उसी प्लेन में होगा जिस प्लेन में बाकी सारे कपल्स थे, तो उस कपल का मूवमेंट G जो है वो सारे कपल्स के मूवमेंट्स के सम के इक्वल होगा। तो जैसे हम बहुत सारी कंकरेंट फोर्सेस को एक सिंगल फोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं जो उनके रिजल्टेंट के इक्वल होती है, इस तरह से हम बहुत सारे कोप्लेनर कपल्स को एक सिंगल कपल से रिप्लेस कर सकते हैं, एक ऐसे कपल से जिसका मूवमेंट बाकी सारे कपल्स के मूवमेंट्स के सम के इक्वल हो। और नेक्स्ट बात हम करने लगे हैं कि अगर किसी रिजिड बॉडी के ऊपर फोर्स भी एक्ट करे और कपल भी एक्ट करे तो क्या होगा। अगर किसी बॉडी के ऊपर कंकरेंट फोर्सेस एक्ट करें तो उन सब की जगह एक फोर्स लगाई जा सकती है। किसी बॉडी के ऊपर कोप्लेनर कपल्स एक्ट करें तो उन सब की जगह एक कपल जो है वो लगाया जा सकता है। और अगर किसी बॉडी के ऊपर कपल भी और फोर्स भी एक्ट करे तो हम सीखने लगे हैं इस वक्त ए फोर्स एंड ए कपल। अगर फर्ज करें हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी के ऊपर पॉइंट A के ऊपर एक फोर्स P एक्ट कर रही है। इस फोर्स को हम अपनी मर्जी के किसी पॉइंट पर शिफ्ट कर सकते हैं। याद रहे, इससे पहले मैंने आपको बताया ये था कि जब भी हम फोर्स की बात करते हैं तो उसका पॉइंट ऑफ एक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि फोर्स किस जगह पर एक्ट कर रही है, वो इम्पॉर्टेंट बात है। फिर मैंने कहा था इसमें थोड़ी सी आसानी आप कर सकते हैं कि फोर्स जिस लाइन के लॉन्ग एक्ट कर रही हो, पॉइंट ऑफ एक्शन को उस लाइन के ऊपर कहीं भी लिया जा सकता है। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि फोर्स को आप अपनी मर्जी के किसी भी दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक फोर्स है, से P फोर्स है, ये इस रिजिड बॉडी के ऊपर पॉइंट A पर एक्ट कर रही है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसको मैं O के ऊपर रिप्लेस कर सकता हूँ। एक फोर्स जो सेम मैग्नीट्यूड की हो, सेम डायरेक्शन की हो, लेकिन A पर ना एक्ट कर रही हो, O पर एक्ट कर रही हो, मैं ऐसा कर सकता हूँ। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं कर सकता, साथ में एक और काम भी हो जाएगा। जब भी मैं किसी फोर्स को अपनी मर्जी के पॉइंट पे उतनी ही फोर्स से रिप्लेस करूंगा तो साथ में एक कपल भी ऐड हो जाएगा। A force P acting on a rigid body can be moved to any point O of the rigid body provided a couple is added। एक फोर्स को आप अपनी मर्जी के
किसी भी पॉइंट पर शिफ्ट कर सकते हैं। मैं इस फोर्स P को फोर्स एट O में शिफ्ट कर सकता हूँ, उतनी ही मैग्नीट्यूड, उतनी ही डायरेक्शन। अगर मैं यहाँ P पर दो फोर्सेस ले लूँ, P और -P, दोनों अपोजिट हों, दोनों पैरेलल हों और गिवन फोर्स के पैरेलल हों, तो अब मेरे पास इस वक्त इस रिजिड बॉडी के ऊपर तीन फोर्सेस हो गई हैं। ये जो मेरे पास तीन फोर्सेस हो गई हैं, इनका इफेक्ट उतना ही है जितना पहले एक फोर्स का इफेक्ट था, क्योंकि ये जो दो नई फोर्सेस मैंने लगाई हैं, ना तो ये इस रिजिड बॉडी को रोटेट करवाएंगी, ना ही ये इस रिजिड बॉडी को ट्रांसलेट करवाएंगी। अब ये जो तीन फोर्सेस हैं, इनको आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं कि आप कह सकते हैं एक फोर्स P जो कि पॉइंट O पर एक्ट कर रही है, और जो बाकी दो फोर्सेस हैं P और -P, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों अपोजिट हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये दोनों एक कपल बना रही है। यानी अब जो तीन फोर्सेस हैं बेसिकली उनको हम कह ये सकते हैं एक फोर्स P एट O है और एक कपल है। पहले हमारे पास एक फोर्स थी, अब हमने उस फोर्स को अपनी मर्जी के किसी पॉइंट पर शिफ्ट कर दिया है, लेकिन साथ में हमारे पास एक कपल जो है वो ऐड हो गया है। तो जो फोर्स P एट A है वो रिप्लेस हो गई है अब एक फोर्स P एट O और एक कपल P और -P के साथ। P एट A इक्विवेलेंट है, किसके इक्विवेलेंट है? P एट O एंड अ कपल P -P के। जब हम एक फोर्स को एक फोर्स और कपल से रिप्लेस करेंगे तो जो नई चीज़ हमारे पास कपल आएगी, उस कपल का मूवमेंट कितना होगा। कपल जब भी किसी रिजिड बॉडी पे एक्ट करेगा, उसे रोटेट करवाने की कोशिश करेगा, उसमें मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा या प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा। ये जो अब हमारे पास नया कपल P और -P आ गया है, इसका मूवमेंट उतना ही होगा जितना गिवन फोर्स का मूवमेंट अबाउट O है। जब भी आपके पास एक फोर्स P हो, रिजिड बॉडी के किसी पॉइंट पर एक्ट कर रही हो, आप उसको मूव करवा के अपनी मर्जी के पॉइंट O पर ले जा सकते हैं। साथ में आप एक कपल ऐड कर लेते हैं जिसका मूवमेंट गिवन फोर्स के मूवमेंट अबाउट O के इक्वल होता है। P का मूवमेंट अबाउट O निकाल लें तो इस नए कपल का मूवमेंट इतना ही आएगा। तो मूवमेंट ऑफ कपल वो इक्वल है किसके? मूवमेंट ऑफ P अबाउट O के। आपके पास किसी रिजिड बॉडी के ऊपर कोई एक फोर्स किसी एक पॉइंट पर एक्ट कर रही हो तो आप उसे अपनी मर्जी के किसी दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन होगा क्या कि आपके पास नए पॉइंट पर शिफ्ट करने के बाद एक फोर्स होगी और एक कपल होगा, और जो कपल ऐड होगा उस कपल का मूवमेंट गिवन फोर्स के मूवमेंट अबाउट O के इक्वल होगा। जैसे हमने पहले कहा कि अगर आपके पास कंकरेंट फोर्सेस हों तो उन सारी फोर्सेस को आप एक सिंगल फोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं जो उन सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट हो। लेकिन अगर रिजिड बॉडी के ऊपर आपके पास बहुत सारी फोर्सेस हों और वो कंकरेंट फोर्सेस ना हों तो फिर हम क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट आर्टिकल यही है कि रिडक्शन ऑफ ए सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस टू वन फोर्स एंड वन कपल। अगर आपके पास कोप्लेनर फोर्सेस हैं, काफ़ी सारी कोप्लेनर फोर्सेस हैं, तो उन सारी फोर्सेस को रिप्लेस कर सकते हैं आप एक फोर्स से और एक कपल से। अगर आपके पास फोर्सेस हैं N, P1 से लेकर Pn तक, ये एक रिजिड बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हैं। P1 फोर्स A1 पे एक्ट कर रही है, P2 फोर्स A2 पे एक्ट कर रही है, Pn फोर्स An पे एक्ट कर रही है। तो इन सारी फोर्सेस को आप रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंगल फोर्स R से जो आपकी मर्जी के पॉइंट O पर एक्ट कर रही हो, और एक कपल से रिप्लेस करेंगे जिसका मूवमेंट G होगा। तो जो फोर्स R होगी वो सारी फोर्सेस के सम के इक्वल होगी, और जो कपल होगा उसका मूवमेंट G जो है वो सारी फोर्सेस के मूवमेंट अबाउट O के सम के इक्वल होगा। अगर आपके पास बहुत सारी कोप्लेनर फोर्सेस हों तो आप उन सारी कोप्लेनर फोर्सेस को रिप्लेस कर सकते हैं एक फोर्स और एक कपल से। फोर्स आप अपनी मर्जी के किसी एक पॉइंट पर ले जा सकते हैं, और जो कपल है उसका मूवमेंट सारी फोर्सेस के मूवमेंट अबाउट दैट पॉइंट के सम के इक्वल हुआ करेगा। अगर फर्ज करें आपके पास जो फोर्स Pi है वो पॉइंट xi yi पर एक्ट कर रही है। ये जो हमारे पास कोप्लेनर फोर्सेस हैं इनमें से अगर मैं ith फोर्स Pi की बात करूं, ये Pi फोर्स एक्ट कर रही है पॉइंट xi और
वाई आई पर, और अगर इस फोर्स पी आई का एक्स कंपोनेंट कैपिटल एक्स आई है और वाई कंपोनेंट कैपिटल वाई आई है, और मैं इस फोर्स पी आई का मूवमेंट अबाउट ओ कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो पी आई का मूवमेंट अबाउट ओ इसके दोनों कंपोनेंट्स के मूवमेंट अबाउट ओ के सम के इक्वल होगा। जो फोर्स एक्स आई है वो इसको इस साइड पर रोटेट करवाएगी, यानी क्लॉकवाइज इसका मूवमेंट बनेगा फोर्स एक्स आई और इसका ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो फोर्स एक्स आई है इसका जो ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है, यानी एक्स आई वाई आई इसका मूवमेंट हो गया। ये इसको क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगी तो ये माइनस का हो गया। और जो फोर्स वाई आई है, वाई आई और वाई आई का ओ से डिस्टेंस, वाई आई की ये लाइन है, इस लाइन का ओ से डिस्टेंस इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है, यानी एक्स आई वाई आई, और ये इस बॉडी को रोटेट करवाएगी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये प्लस का मूवमेंट। तो इस फोर्स पी आई का मूवमेंट अबाउट ओ जो है वो एक्स आई वाई आई माइनस वाई आई एक्स आई के इक्वल होगा। और अगर सारी फोर्सेस का मूवमेंट अबाउट ओ जो है उसे हम सम कर लेंगे तो वो कपल का मूवमेंट अबाउट ओ बन जाएगा। पी आई के एक्स और वाई कंपोनेंट्स जो हैं वो कैपिटल एक्स आई और वाई आई हैं, और जो मूवमेंट जी है कपल का वो इन सारी फोर्सेस के मूवमेंट्स के सम के इक्वल होगा, एक्स आई वाई आई माइनस वाई आई एक्स आई फ्रॉम 1 to n। तो अगर आपके पास बहुत सारी कोप्लेनर फोर्सेस हों तो आप उन सारी कोप्लेनर फोर्सेस को अपनी मर्जी के से पॉइंट ओ के ऊपर एक फोर्स आर से और एक कपल ऑफ मूवमेंट जी से रिप्लेस कर सकते हैं। जो फोर्स आर है वो सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट है, और जो कपल का मूवमेंट जी है वो सारी फोर्सेस के मूवमेंट अबाउट ओ के सम के इक्वल है। अगर फोर्स पी आई जो है वो एक्स आई वाई आई पॉइंट पर एक्ट कर रही हो और कैपिटल एक्स आई कैपिटल वाई आई जो हैं वो फोर्स पी आई के कंपोनेंट्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस हों, तो सारी फोर्सेस का मूवमेंट अबाउट ओ जो है यानी जो कपल का मूवमेंट है वो बन जाएगा समीशन एक्स आई वाई आई माइनस वाई आई एक्स आई फ्रॉम 1 to n। ये जो पॉइंट है जिस पे हमने सारी फोर्सेस को एक फोर्स एट ओ और कपल से रिप्लेस किया है, ये पॉइंट ओ ओरिजिन के अलावा कोई और सा पॉइंट भी हो सकता है। जब भी आप सारी फोर्सेस को एक फोर्स और एक कपल से रिप्लेस करते हैं तो हो सकता है किसी पॉइंट के ऊपर रिप्लेस करने से सारी फोर्सेस जो हैं वो रिड्यूस होकर फोर्स और कपल की बजाय सिर्फ एक फोर्स रह जाए, कपल ख़त्म हो जाए। और अगर ऐसा हो जाए और फ़र्ज़ करें हमारे पास जो रिजल्टेंट आर के कंपोनेंट्स कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई हैं अलॉन्ग एक्स और वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली, और सिस्टम रिड्यूस होकर सिर्फ एक फोर्स रह गई है, कपल बीच में से ख़त्म हो गया है, तो फोर्स आर जो है जो इस वक्त से पॉइंट ओ डैश पर एक्ट कर रही है, हमारे पास बहुत सारी फोर्सेस थी, हमने उन सारी फोर्सेस को जो कि कोप्लेनर थी रिप्लेस किया पॉइंट ओ डैश के ऊपर एक फोर्स आर और एक कपल से, और फ़र्ज़ करें कपल उस पॉइंट पर जब हमने रिप्लेस किया तो उसका मूवमेंट ज़ीरो आ गया, कपल नहीं एग्जिस्ट कर रहा, यानी सारी फोर्सेस सिर्फ एक फोर्स से रिप्लेस हो गई हैं। तो उस सूरत में जो फोर्स जिस लाइन के अलॉन्ग एक्ट कर रही होगी उस लाइन की इक्वेशन जो है हमारे पास वो हुआ करेगी g माइनस एक्स वाई प्लस वाई एक्स इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन कैसे आई है इसकी डेरिवेशन हम इस वक्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि अगर आपके पास कोप्लेनर फोर्सेस हैं, हमने उनको एक फोर्स और कपल से रिप्लेस किया, से पॉइंट ओ डैश के ऊपर रिप्लेस करने पे कपल वेनिश हो गया, कपल का मूवमेंट ख़त्म हो गया, अलबत्ता सिर्फ एक फोर्स आर रह गई। तो आर जिस लाइन के लॉन्ग उस सूरत में एक्ट कर रही होगी उस लाइन की इक्वेशन g माइनस एक्स वाई प्लस वाई एक्स इक्वल्स टू 0 है, जहाँ पे कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई रिजल्टेंट के एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट्स हैं, और जी मूवमेंट ऑफ द कपल है जब हम फोर्सेस को रिप्लेस करें फोर्स एट ओ और कपल से, यानी जी मूवमेंट है सारी फोर्सेस के मूवमेंट अबाउट ओ के सम के इक्वल। याद रखना है आपने कि आपके पास बहुत सारी कोप्लेनर फोर्सेस हों तो उन सारी कोप्लेनर फोर्सेस को आप रिड्यूस करके सिर्फ एक फोर्स और एक कपल से रिप्लेस कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है
कि आप जब अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी पॉइंट चूज़ करते हैं और उस पॉइंट के ऊपर फोर्स और कपल बनाते हैं तो हो सकता है बीच में से कपल वेनिश हो जाए और सारा का सारा सिस्टम सिर्फ एक फोर्स के इक्विवेलेंट आ जाए। तो ऐसी सूरत में वो फोर्स जिस लाइन के लॉन्ग एक्ट कर रही होगी ये उस लाइन की इक्वेशन होगी, जिसमें जी जो है सारी फोर्सेस का मूवमेंट अबाउट ओ का सम है और कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई जो हैं वो रिजल्टेंट के कंपोनेंट्स हैं। आपके पास फोर्सेस हैं, आपने उन फोर्सेस को एक फोर्स और एक कपल से रिप्लेस कर दिया है। वो जो कोप्लेनर फोर्सेस थी अब उनकी जगह सिर्फ एक फोर्स और एक कपल है। फोर्स जो है वो आर है और कपल जो है वो जी है। डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं, हो सकता है आर भी हमारे पास ज़ीरो ना आए और हो सकता है जी भी हमारे पास ज़ीरो ना आए। हो सकता है हमारे पास आर ज़ीरो आ जाए रिजल्टेंट फोर्सेस का, अलबत्ता जो कपल है वो ज़ीरो ना आए। हो सकता है हमारे पास जो है आर ज़ीरो ना आए और कपल जो है वो वेनिश हो जाए, कपल का मूवमेंट ज़ीरो हो जाए। और हो सकता है कि जब हम सारी फोर्सेस को एक फोर्स और कपल से रिप्लेस करें तो जो फोर्स है वो भी ज़ीरो हो जाए और जो कपल है उसका मूवमेंट भी हमारे पास ज़ीरो हो जाए। ये वाला केस वो है जब रिजल्टेंट ज़ीरो नहीं है, अलबत्ता कपल वेनिश हो गया है, तो रिजल्टेंट की लाइन ऑफ एक्शन की ये इक्वेशन है। और जब रिजल्टेंट भी ज़ीरो हो जाए और कपल का मूवमेंट भी ज़ीरो हो जाए तो ये बेसिकली सिचुएशन होगी कि हमारे पास जो है वो कोप्लेनर फोर्सेस ऑफ सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है। अभी हमने देखा है कि आपके पास सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस हैं तो आपने उनको एक सिंगल फोर्स आर से रिप्लेस कर दिया अपनी मर्जी के पॉइंट के ऊपर और एक कपल से जिसका मूवमेंट जी था। सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होगा अगर ये जो फोर्स और कपल बनाया है आपने, ये फोर्स भी हमारे पास ज़ीरो हो और कपल का मूवमेंट भी ज़ीरो हो। सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होगा, जिस रिजिड बॉडी पे एक्ट कर रहा है वो रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। जब आप उस सिस्टम ऑफ फोर्सेस को एक फोर्स और कपल से रिप्लेस करें और वो फोर्स भी ज़ीरो हो जाए और कपल भी हमारे पास ज़ीरो हो जाए, कपल का मूवमेंट भी ज़ीरो आ जाए। और याद रहे जब हम कह रहे हैं कि रिजल्टेंट ज़ीरो हो तो रिजल्टेंट ज़ीरो होता है इफ़ एंड ओनली इफ उसका एक्स कंपोनेंट भी ज़ीरो हो और उसका वाई कंपोनेंट भी ज़ीरो हो। अभी तक हमने आज जो टॉपिक्स रिवाइज किए हैं उनकी एक एप्लीकेशन कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास और इस एक्सरसाइज में वो कह ये रहा है कि आपके पास फोर्सेस हैं 3p, 7p, p, 2p, mp और np। ये एक्ट कर रही हैं अलॉन्ग साइड्स ab, bc, cd, de, fe और fa। कहाँ पर? रेगुलर हेक्सागन के लॉन्ग साइड्स हैं ये। हमने m और n मालूम करने हैं। इस कंडीशन के साथ m और n मालूम कर रहे हैं कि ये 6 फोर्सेस रिड्यूसेस टू अ कपल। जब हम इन 6 फोर्सेस को एक फोर्स और कपल से रिप्लेस करते हैं तो रिप्लेस होकर सिर्फ कपल रह जाता है, रिड्यूसेस टू अ कपल। जो रिजल्टेंट है वो ज़ीरो हो जाता है। सिचुएशन ये है कि हमारे पास ये 6 फोर्सेस हैं जो हेक्सागन की साइड्स के अलॉन्ग एक्ट कर रही हैं। हेक्सागन हमारे पास रेगुलर हेक्सागन है। जब हमने इस सिस्टम ऑफ फोर्स कोप्लेनर फोर्सेस को रिप्लेस किया एक फोर्स आर और एक कपल जिसका मूवमेंट जी है तो सिस्टम जो है रिड्यूस हो गया है कपल में। कपल का मूवमेंट ज़ीरो नहीं आया है लेकिन रिजल्टेंट ज़ीरो है। रिजल्टेंट ज़ीरो याद रहे इसका मतलब है रिजल्टेंट का x कंपोनेंट भी ज़ीरो है और रिजल्टेंट का y कंपोनेंट भी ज़ीरो है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं लेकिन पहले ज़रा पिक्चर बना लेते हैं। ये आपके सामने रेगुलर हेक्सागन है a b c d e और f। इस पे फोर्स AB के लॉन्ग 3p फोर्स है, BC के लॉन्ग हमारे पास 7p फोर्स है, CD के लॉन्ग फोर्स P है
और DE के अलॉन्ग फोर्स 2P है और FE के लॉन्ग फोर्स MP है। साइकिल चल रहा था लेकिन यहाँ पर FE के लॉन्ग फोर्स MP है और फिर FA के लॉन्ग फोर्स NP है। M और N जो है वो हमने मालूम करने हैं। जब हमने रिड्यूस किया है सिस्टम को फोर्स और कपल से तो रिजल्टेंट 0 हो गया है और मूवमेंट 0 नहीं हुआ है। रिजल्टेंट 0 हो गया है का मतलब है x भी 0 है और y भी 0 है। हम यही काम करने लगे हैं कि इन फोर्सेस को हम O के ऊपर एक फोर्स और कपल से रिप्लेस कर रहे हैं और फोर्स को 0 ले रहे हैं, उसके x और y कंपोनेंट को 0 ले रहे हैं और वहां से हम m और n मालूम करने लगे हैं। हमने अपनी आसानी के लिए O जो है वो इस हेक्सागोन के डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लिया है। ओरिजिन पर हम शिफ्ट कर रहे हैं। फर्ज करें यही ओरिजिन मैं यहाँ भी बना लेता हूँ। ये मेरे पास ओरिजिन है, यहाँ पे मेरे पास x एक्सिस है, यहाँ पे मेरे पास y एक्सिस है। जो 7P फोर्स है वो यहाँ पर x एक्सिस के लॉन्ग आ गई। जो फोर्स P है वो ऐसे बनेगी। ये जो फोर्स P है अगर मुझे इसके x और y कंपोनेंट्स बनाने हैं तो मुझे इस एंगल की ज़रूरत है। याद रहे रेगुलर हेक्सागोन के अंदर सारे एंगल 120 डिग्री के होते हैं। इस रेगुलर हेक्सागोन में ये एंगल 120 डिग्री का है। अगर मैं इस बाहर वाले एंगल की बात करूं तो ये 60 डिग्री का एंगल होगा। ये 60 डिग्री का एंगल है। इसके कंपोनेंट्स क्या बनेंगे देखते हैं। हमने ले लिया है O पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। हम कंपोनेंट्स निकालने लगे हैं सारे फोर्सेस के। जब हम इन फोर्सेस को शिफ्ट करेंगे O के ऊपर, फोर्सेस को रिड्यूस कर दिया है एक कपल में तो इसका मतलब है R 0 है। अगर कैपिटल X और कैपिटल Y R के कंपोनेंट्स अलॉन्ग X और Y एक्सिस हैं तो इसका मतलब है बेसिकली कैपिटल X और कैपिटल 0 है। आपको याद होना चाहिए जो रिजल्टेंट का X कंपोनेंट है वो सारी फोर्सेस के X कंपोनेंट्स के सम के इक्वल होगा और जो रिजल्टेंट का Y कंपोनेंट है वो सारी फोर्सेस के Y कंपोनेंट्स के सम के इक्वल होगा। P का एंगल जो है वो x एक्सिस के साथ 60 बन रहा है तो फिलहाल मैं इस P के x और y कंपोनेंट्स की बात करने लगा हूं। x कंपोनेंट ऑफ P जो है वो कितना होगा, एंगल 60 है तो x एक्सिस के साथ राइट साइड पे इसका x कंपोनेंट जो है वो P cos 60 आएगा। राइट साइड पर है तो पॉजिटिव साइन आएगा और जो y कंपोनेंट है वो ऊपर को बनेगा और वो कितना होगा, वो P sin 60 होगा। y कंपोनेंट इसका P sin 60 अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव होगा। इसके बाद ये जो फोर्स 2P है इसके कंपोनेंट्स बनाने लगे हैं। ये फोर्स 2P, ये जो फोर्स 2P है इसके कंपोनेंट्स अगर मैं यहां पर इसका एंगल देखूं, यहां x एक्सिस ज्यूम करूं, ये एंगल टोटल 120 का तो ये एंगल 60 का, ये एंगल 60 का। इसका x कंपोनेंट इस तरफ को बनेगा 2P cos 60 और वो नेगेटिव का होगा क्योंकि लेफ्ट साइड पे बन रहा है। इसका y कंपोनेंट ऊपर को बनेगा 2P sin 60, वो ऊपर को बन रहा है तो प्लस का बनेगा। इसके बाद मेरे पास फोर्स है MP, जो MP फोर्स है वो इसी डायरेक्शन में है, उसके कोई कंपोनेंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फोर्स है मेरे पास NP फोर्स इस डायरेक्शन में है ऐसे, ये NP फोर्स है। जो NP फोर्स है उसके लिए ये एंगल मेरे पास 60 डिग्री का बनेगा तो जो इसका कंपोनेंट x बनेगा वो NP cos 60 बनेगा, लेफ्ट साइड पे बनेगा माइनस का NP cos 60 और जो इसका y कंपोनेंट बनेगा वो नीचे को बनेगा, वो NP sin 60 और माइनस का क्योंकि नीचे को बनेगा। इसके बाद जो मेरे पास फोर्स है वो है ये 3P फोर्स। इस साइड पे 3P फोर्स, इसका एंगल अगर आप देखें यहाँ पर x एक्सिस बनाऊं तो यहाँ 60 डिग्री बनेगा, ये 60 डिग्री। तो इसके जो कंपोनेंट्स बनेंगे 3P cos 60 x कंपोनेंट प्लस का और 3P sin 60 y कंपोनेंट नीचे को नेगेटिव का बनेगा। इसका x कंपोनेंट बनेगा 3P cos 60 प्लस का और y कंपोनेंट बनेगा माइनस 3P sin 60। माइनस इसलिए कि ये नीचे की डायरेक्शन पे है। ये मैंने सारी फोर्सेस के x और y कंपोनेंट्स निकाल लिए हैं। x कंपोनेंट का सम 0 होगा, y कंपोनेंट्स का सम 0 होगा। पहले ज़रा y कंपोनेंट्स का सम कैलकुलेट कर लेते हैं। y कंपोनेंट में ये P sin 60 प्लस 2P sin 60 माइनस NP sin 60 माइनस 3P sin 60 और sin 60 सब में से कॉमन ले लिया। जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो
P और 2P 3P माइनस का 3P कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा माइनस NP साइन 60। और ये जो माइनस NP साइन 60 है इसमें P भी ज़ीरो नहीं है, साइन 60 भी ज़ीरो नहीं है, तो क्या ज़ीरो है? N ज़ीरो है, यानी हमने N की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ज़ीरो है। अब हम x कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। x कंपोनेंट्स का सम लेते हैं, P cos 60 माइनस 2P cos 60 माइनस NP cos 60 प्लस 3P cos 60, और ये वाली फोर्स 7P पॉजिटिव डायरेक्शन में और ये वाली फोर्स MP यानी 7P प्लस MP। ये x कंपोनेंट्स का सम आ गया है। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। n हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं और अब m कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर p से पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ 7, यहाँ m रह गया, यहाँ पे माइनस का 2p और प्लस का p, माइनस का p और माइनस का p और प्लस का 3p, हमारे पास प्लस का 2p आ जाएगा, p से तो डिवाइड कर लिया तो प्लस का 2 आ गया और माइनस n आ गया और cos 60 आ गया, और n भी कैलकुलेट कर चुके हैं कि 0 है, तो यहाँ पे हमारे पास 7 प्लस m प्लस 2, n की जगह 0, cos 60 की जगह 1/2 इज इक्वल टू 0। 2 और 2 हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, और 8 प्लस m इज इक्वल टू 0, और 8 को उधर ले जाएंगे तो m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? -8। उसने हमसे n और m कैलकुलेट करने के लिए कहा था, हमने n को 0 कैलकुलेट कर लिया और m को -8 कैलकुलेट कर लिया। और आज के लेक्चर में लास्ट एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल है, बस इतना सा फ़र्क है कि पहले हमने कहा था कि ये सारी फोर्सेस रिड्यूस हो गई हैं एक कपल में, और अब हम कहने ये लगे हैं कि ये सारी फोर्सेस रिड्यूस हो गई हैं सिंगल फोर्स में, और वो सिंगल फोर्स AD के लॉन्ग है। जब हमने इन सारी फोर्सेस को रिप्लेस किया एक फोर्स और एक कपल से, तो सिर्फ फोर्स बनी है और वो फोर्स AD के लॉन्ग है, और जो कपल बना है वो नहीं बना है, यानी हमारे पास जो कपल का मूवमेंट है वो 0 है। कपल नहीं बना, सिर्फ फोर्स है और वो फोर्स है AD के लॉन्ग। वही डायग्राम हम बना रहे हैं, उसी तरह से फोर्सेस हैं। AD आप देख सकते हैं अलॉन्ग x एक्सिस है। अगर सारा सिस्टम रिड्यूस हो जाएगा एक फोर्स में और वो फोर्स AD के लॉन्ग होगी, तो इसका मतलब है उस फोर्स का x कंपोनेंट होगा, y कंपोनेंट नहीं होगा। यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स है R वो नॉन ज़ीरो है, लेकिन हमने डायग्राम इस तरह से बनाई है कि फोर्स जिस लाइन के लॉन्ग है वो x एक्सिस है, तो इसका मतलब है कि फोर्स नॉन ज़ीरो है, लेकिन इसका y कंपोनेंट ज़ीरो है, अलबत्ता x कंपोनेंट जो है वो ज़ीरो नहीं है। तो हम दो इक्वेशंस बनाएंगे इस दफ़ा भी, एक y कंपोनेंट को ज़ीरो लेकर और एक सारे मूवमेंट को ज़ीरो लेकर। उसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमने थोड़ी सी चालाकी चल ली है। चालाकी ये चल ली है कि जिस लाइन के लॉन्ग उसने फोर्स को कहा है वो लाइन हमने एज ए x एक्सिस ले ली है, तो इसलिए रिजल्टेंट 0 ना होने के बावजूद उसका y कंपोनेंट 0 है और x कंपोनेंट अब 0 नहीं है। जो y कंपोनेंट 0 है एक इक्वेशन उससे बनाएंगे, और चूंकि फोर्स रह गई है, कपल नहीं रहा, तो g को 0 लेकर एक इक्वेशन उससे बनाएंगे और दोनों को सॉल्व करके हम वैल्यू मालूम करेंगे m और n की। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। o जो है वही बात है, हमने डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिया है, रेगुलर हेक्सागन है हमारे पास। d जो है वो हमने ले लिया है इस रेगुलर हेक्सागन की किसी भी साइड का o से डिस्टेंस। किसी भी साइड का डिस्टेंस लेंगे इस पॉइंट o से, वो सेम ही आएगा, वो हर केस में d है। o को यहाँ पर लेने का फ़ायदा ये भी है, डायगोनल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे लेने का फ़ायदा ये है कि हर साइड का इस O से डिस्टेंस सेम निकलेगा। अगर F ही साइड का O से डिस्टेंस D है तो बाकी सारी साइड्स का भी O से डिस्टेंस D ही है। क्योंकि सिस्टम ऑफ फोर्सेस रिड्यूस हो गया है सिंगल फोर्स पे अलोंग AD के, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास y 0 होगा और दूसरा हमारे पास जो मूवमेंट है वो भी 0 होगा। तो हम पहले y को 0 ले लेते हैं। इन सारी फोर्सेस के y कंपोनेंट हम पहले देख चुके हैं, ये सारे इनके y कंपोनेंट्स हैं, इनके सम को इक्वल टू 0 लेते हैं, यानी हम p sin 60 प्लस 2p sin 60 माइनस np sin 60 और माइनस 3p sin 60 का कॉमन ले लिया। पहले भी हमने सॉल्व किया था,
माइनस का 3p इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस NP साइन 60 आ गया। यहाँ पे p भी 0 नहीं है, साइन 60 भी 0 नहीं है, तो इसका मतलब है n 0 है। n की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमने मूवमेंट कैलकुलेट करना है सारी फोर्सेस का अबाउट O, और ये कपल के मूवमेंट के इक्वल होगा और ये यहाँ पर 0 है। तो फोर्सेस का मूवमेंट कैलकुलेट करने लगे हैं। याद कर लें मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं किसी भी फोर्स का फोर्स और उसका पॉइंट ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और याद कर लें कि एंटी क्लॉकवाइज हो तो मूवमेंट प्लस का और क्लॉकवाइज हो तो मूवमेंट माइनस का। हम मूवमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले 7p फोर्स का मूवमेंट देखते हैं। 7p फोर्स और इसका डिस्टेंस d 7pd। चूंकि रोटेशन अबाउट पॉइंट O होगी तो ये 7p इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा, ये प्लस का। इस तरह से p इंटू डी, इसी तरह से 2p इंटू डी, और mp फोर्स क्लॉकवाइज है तो फोर्स mp की दफा माइनस mp इंटू डी, और फिर mp इंटू डी प्लस का, इसका डिस्टेंस भी O से d होगा, और फिर फाइनली 3p इंटू डी। ये मेरे पास कपल का मूवमेंट आ गया जो सारी फोर्सेस का मूवमेंट अबाउट O के सम के इक्वल है, और ये मूवमेंट 0 है क्योंकि सिस्टम रिड्यूस हो गया है किसमें, सिंगल फोर्स में अलोंग AD। अब इस इक्वेशन को हल करना है और हमने वैल्यू मालूम करनी है m की। n हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, n हमारे पास 0 के इक्वल है, और हम इसको डिवाइड कर लेते हैं p इंटू डी से। n की जगह यहाँ 0 लिख लेते हैं, p इंटू डी से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ से 7 रह जाएगा, यहाँ से 1 रह जाएगा, यहाँ से 2 रह जाएगा, यहाँ से माइनस m, ये n वाली टर्म 0 हो गई, प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने कैलकुलेट करना है m, और यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू 13 आ रही है। तो हमने m और n कैलकुलेट कर लिए। हमारे पास फोर्सेस थी, वो सारी फोर्सेस रिड्यूस होकर एक सिंगल फोर्स में चेंज हो गई थी, और वो फोर्स अलोंग AD एक्ट कर रही थी। क्योंकि सारी फोर्सेस रिड्यूस होकर सिर्फ एक फोर्स रह गए थे, तो जब फोर्सेस को रिड्यूस करते हैं फोर्स और कपल में, तो यहाँ पे कपल ख़त्म हो गया था, एक कपल का मूवमेंट 0 है। दूसरा, हमने आसानी पैदा कर ली क्योंकि सारी फोर्सेस रिड्यूस होकर सिंगल फोर्स में आ गई थी, और वो डायरेक्शन उसने बता दी थी AD है, तो हमने AD को लॉन्ग एक्स एक्सिस ले लिया। तो ऐसी सूरत में इसका मतलब है फोर्स का सिर्फ x कंपोनेंट जो है वो 0 नहीं है, जबकि y कंपोनेंट जो है वो 0 है। अगर आप इसी AD को लॉन्ग y एक्सिस ले लेते तो भी आसानी से हल कर सकते थे। उस सूरत में आपको क्या करना होता, उस सूरत में आप कहते कि इसका y कंपोनेंट 0 नहीं है और x कंपोनेंट 0 है। आज हमने कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस के चैप्टर को कंप्लीट रिवाइज कर लिया है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद चीज़ें सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।